मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक टेबल बनाया था और बताया था कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से याद किए होंगे। जो बच्चे नहीं याद किए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बच्चे याद कर लें। जिन बच्चों को भी याद करने में परेशानी हो रही है, देखिए चूंकि आप बिगिनर्स हो, ठीक है ना, फर्स्ट बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको परेशानी आ सकती है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया है वैल्यूज को लिख लिख करके प्रूफ करने के लिए आप वैसे ही करिए। यकीन मानिए अगर आप वैसे करते हैं तो आपको 100% सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। जैसे मैंने बताया वैसे मैंने बोला था ना कि कॉपी बंद करके और एक अपने खुद से लिखने का प्रयास करो। तो हर एक दिन आप 2 बार लिखिए उसको, 3 बार लिखिए उसको, देखिए ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अच्छा, और मान लीजिए कि और अच्छे तरीके से सेट करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। हालांकि एनसीईआरटी में तो उतना क्वेश्चन नहीं है, आरडी शर्मा में वैल्यूज पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वैल्यूज बार बार करिएगा, उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आपको वैल्यूज बार बार क्या रिपीट होंगे और वैसे भी आपको याद हो जाएगा। आरएसएम में तो ऐसा काम आप कीजिए। सबसे पहला बात कि एनसीईआरटी को सारे बच्चे को बनाना है, क्योंकि जो बच्चे 10th बोर्ड में है, जो सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो एनसीईआरटी को ही देना है। इसके बाद मान लीजिए कुछ बच्चे और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो आरडी शर्मा बना सकते हैं, ठीक है ना। आरडी शर्मा में भी अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे तो आप उनको भी लगाइए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करके पूछ सकते हैं। आ रहा समझ में? तो चलिए बच्चों, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपना नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जितना भी वैल्यूज दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, उन सारे वैल्यूज को मैं प्रूफ करने वाला हूँ, बोला था। तो आइए 1 बाय 1 सारे वैल्यूज को प्रूफ करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं 60 डिग्री और 30 डिग्री वाले एंगल की वैल्यूज को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और एक बात, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसलिए बच्चे इसको सीरियसली लेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इसको एज अ क्वेश्चन ही समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड में कि ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। इतना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है ना। अब मैं इसमें से एक आध प्रूफ करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करें, ठीक है ना। तो देखिए अभी मैंने 60 डिग्री और 30 डिग्री वाले एंगल को ही दिया। अब इनकी वैल्यूज को मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले बच्चों, अगर मान लीजिए आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फाइंड ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री या फिर किसी भी 60 डिग्री वाले एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज को प्रूफ करने के लिए बोले तो क्या करोगे? सबसे पहले हम करते क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। आप सबसे पहले यही लिखोगे कि लेट ABC be an equilateral triangle with side length, उसका साइड लेंथ कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम किया। ये जो ABC ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने एज्यूम कर दिया। अब देखो बच्चों, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके साइड लेंथ को मैं 2a मान लेता हूं। मान लिया इसकी साइड लेंथ क्या है 2a। आपकी मर्जी, आप a भी ले सकते हो। मैंने 2a इसलिए लिया ताकि मुझे थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करना पड़े। इसको भी मैंने क्या किया 2a ले लिया। जब ये 2a है तो ये भी 2a होगा, और जब ये 2a है तो ये भी क्या होगा 2a होगा, क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए ऑल द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल, सो दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आ रहा समझ में? अब देखिए फिर आप क्या लिखोगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ऐसे लिखो, ठीक है ना। कि उसको लिखने के बाद कि लेट ABC be an equilateral triangle with side length 2a and draw बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और इसके बाद क्या करना है, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है।
चलो बच्चों एंगल ए का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना। देखिए मैं एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करा और जहाँ पे ये बाइसेक्टर मिल रहा है इस पॉइंट को हमने एल मान लिया। क्या मान लिया, एल। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा और ये भी 60 होगा। लेकिन जब ये 60 होगा तो मैंने तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो जब ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो पूरा 60 है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो अगर ये पूरा 60 है तो इसके टू इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और असल में एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये जो 60 है 30 में बट गया। अब देखिए सबसे पहला बात की एक बात और बता दें आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वो साइड का भी बाइसेक्टर होता है। और साइड को कैसे बाइसेक्ट करता है, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, याद रखिएगा। जैसे मैंने एल को एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो जो ये एल है एंगल ए का तो बाइसेक्टर है नहीं, ये साइड का भी बाइसेक्टर है। किस साइड का, इस बीसी साइड का। आ समझ में, अगर ये साइड का बाइसेक्टर है तो साइड का कैसा बाइसेक्टर होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एंगल ए का ही बाइसेक्टर लोगे, आप एंगल बी का भी ले सकते हो, एंगल सी का भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो एल लाइन है ये बीसी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में। तो अगर पूरा टूटे है तो बताइए ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ ए होगा और ये वाला लेंथ भी क्या होगा, ए होगा। बताएगा ना, अगर पूरा टूटे है तो इतना पार्ट ए और फिर इतना पार्ट ए, बिकॉज ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. So A divides BC into equal parts. क्लियर? अच्छा अब चलिए, अब देखिए हमें sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों इस ट्रायंगल में देखो ABC जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें एक राइट ट्रायंगल बनता है, एक नहीं दो राइट ट्रायंगल बनते हैं, एक AB और एक AC। किसी राइट ट्रायंगल में चलते हैं, इसमें माना इसमें चलो, इसमें माना इसमें चलो, किसी में चलो। अब देखो सबसे पहले हमसे sin 60 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे 60 डिग्री है ना। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है बच्चों तो बताइए जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, हाइपोटेनस। sin थीटा इक्वल टू p/h पढ़े हो ना। तो जिस एंगल को लिया जाता है उसकी जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो 60 डिग्री की बात करें तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस। अब देखिए अगर sin 60 की वैल्यू निकालनी है तो आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए जो कि a है। तो a का लेंथ हमें पता है क्या, नहीं a का लेंथ हमें नहीं पता है, हाँ हाइपोटेनस पता है। तो अगर sin 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहली बात हमें a पता होना चाहिए। तो a नहीं पता है तो चलिए a निकालते हैं। वैसे आप चाहो तो इसमें इस a बी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी a निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे मत करिए। आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है और सबको पता है कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज एल है यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है, √3/2 इनटू साइड होता है ना, √3/2 इनटू साइड। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट को निकालने का, √3/2 इनटू साइड। अच्छा ठीक है, तो एल निकालना है तो एल बराबर क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर मैं एल निकाल रहा हूं, √3/2 इनटू साइड क्या है बच्चों बताइए, साइड आपने कितना मान रखा है 2a, तो √3/2 इनटू 2a। और देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3 इनटू a। मतलब एल की जो वैल्यू आई वो कितनी है, √3 इनटू साइड। और समझ √3 इनटू सॉरी साइड में √3 इनटू a आई। और समझ अच्छा ठीक है, चलिए a की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है sin 60 डिग्री का वैल्यू। हम चलते हैं इन ट्रायंगल ALB। अगर ALB ट्रायंगल की बात करें तो ALB ट्रायंगल में क्या निकालना है sin 60। तो पहला
साइन थीटा साइन 60, साइन थीटा कितना होता है p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए अगर ये एंगल 60 है तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब a अपॉन हाइपोटेनस कितना है ab। तो बताइए a की लेंथ कितनी निकाली आपने, a का लेंथ कितना है √3 है, तो मैं इसको लिखूंगा √3 है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताइए हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है तो √3 अपॉन 2 है और a से a कैंसिल हो गया और ये आया √3 अपॉन 2। तो ये यहाँ से sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3 अपॉन 2 और आपको याद होगा कि sin 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2 है। तो इसको मैंने प्रूफ कर दिया। चलिए cos 60 डिग्री की प्रूफ करके देखते हैं। cos 60 डिग्री, तो बच्चों बताओ cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है b अपॉन h। तो अगर इस वाले एंगल को मैं ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस। तो बताइए इस ट्रायंगल में बेस क्या है, बेस है a और हाइपोटेनस क्या है 2a, तो b अपॉन h मतलब क्या होगा a अपॉन 2। अगर मैं a अपॉन 2a करता हूं तो a से a कैंसिल हो, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये हो गया cos 60, ठीक है। तो cos 60 1 अपॉन 3 होता है, आप टेबल में देख सकते हो। तो देखा आपने, मैंने cos 60 डिग्री के वैल्यू को भी प्रूफ कर दिया। उसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें tan 60 डिग्री की, तो सबको पता है tan थीटा क्या होता है p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा ले लूं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है √3, कितना है √3 अपॉन बेस कितना है a, तो ये हो जाएगा √3a अपॉन a एंड a से a कैंसिल हो गया और ये कितना बचा √3। तो देखा आपने, मैंने 60 डिग्री वाले एंगल के वैल्यू को प्रूफ कर दिया। अब आते हैं 30 डिग्री वाले। चलो फोर्थ नंबर देखिए, अगर मुझे sec 30 डिग्री की वैल्यू प्रूफ करनी है, sec थीटा, सबको पता है कि cos थीटा होता है b अपॉन h। cos थीटा कितना होता है b अपॉन h। तो बच्चों अगर cos थीटा b अपॉन h होता है तो बताइए sec थीटा कितना होगा, sec थीटा होगा h अपॉन b, क्योंकि sec जो होता है cos का उल्टा होता है। तो अब बताइए एंगल कौन सा लिया जाए, तो एंगल ये वाला लिया जाए, एंगल ये वाला। तो अगर इस वाले एंगल की मैं बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कौन होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस कौन होता है ये। और sec 30, sec थीटा कितना होता है h अपॉन b। तो जब मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूं तो ये हाइपोटेनस है और ये क्या है बेस है, तो इसलिए sec 30 होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब ये होगा 2a अपॉन बेस कितना है √3, 2a अपॉन √3 है और ये a से a कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 अपॉन √3। तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली sec 30 डिग्री। उसी तरह से बच्चों आप चाहो तो cosec 30 की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए cosec 30 डिग्री, सबको पता है sin थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और sin का उल्टा होता है cosec, तो cosec होगा h अपॉन b। तो इस वाले एंगल को मैं ले रहा हूं तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस, लेकिन cosec 30 होता है h अपॉन b। h कितना है अपॉन परपेंडिकुलर कितना है a से a कैंसिल हो गया और ये कितना है 2। और आपको याद होगा कि cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो यहाँ से आपने देखा, एक छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, आप करिएगा। और भी है, जैसे आप चाहो तो cosec 60, sec 60, cot 60 इनकी भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो ये सब आपका वर्क है, आप करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले एंगल के वैल्यूज को हम लोग प्रूफ करते हैं। आ रहा समझ में? तो पहले आप इसे नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपने अभी 60 डिग्री और 30 डिग्री वाले एंगल को प्रूफ करना सीखा कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग एज्यूम करते हैं और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसकी साइड लेंथ कुछ मान लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने 2a माना है, आपकी इच्छा, आप चाहो तो a मान सकते हो, a/2 भी मान सकते हो। आ रहा समझ में? वैल्यू उतना ही है। इसके बाद मैंने बोला कि उसमें किसी एक एंगल का हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को भी परपेंडिकुलरली क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और वहां से मैंने कॉन्सेप्ट लगा करके इसके बाद सारे वैल्यूज को 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले सारे वैल्यूज को क्या किया, प्रूफ कर लिया। अब आइए, अब हम लोग 45 डिग्री वाले एंगल की वैल्यूज को प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा, इसको भी मैं एज ए क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए देखिए 3 ही ले रहा हूं,
आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर के उसको प्रूफ करके आप खुद देख सकते हो, ठीक है ना। मैं इस लाइन में प्रूफ करता हूं। देखिए अगर 45 डिग्री वाले एंगल के वैल्यूज को प्रूफ करना है तो क्या करें? तो बच्चों सबसे पहले हम करते क्या है, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। तो जब कभी भी आपके सामने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री या फिर cos 45 डिग्री या फिर tan 45 डिग्री या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पूछ ले 45 डिग्री वाले एंगल पे, तो कैसे प्रूफ करें? तो आपका मोटिव यही होगा, आप करोगे क्या कि मान लिया लेट ABC be an isosceles राइट ट्रायंगल। क्या करना है? मान लिया कि ABC एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। चलिए सबसे पहले मैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाता हूं। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया राइट ट्रायंगल, और ये कैसा राइट ट्रायंगल है? ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ मतलब इस वाले साइड की लेंथ A मान लेना। तो अगर इस वाले साइड की लेंथ A है तो ये भी क्या हो जाएगी A, क्योंकि आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहा जाता है जिनके दो साइड आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो अगर मैं एक साइड को A मानूंगा तो दूसरा को बहुत 2A हो जाएगा। अगर ये A है तो ये भी होगा, क्यों होगा? क्योंकि मैंने ट्रायंगल को ही माना है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। आप चलिए अब एक बात बताइए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बच्चों अगर इस ट्रायंगल ABC की बात की जाए तो इसमें दोनों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल के अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर इस वाले एंगल को मैं x लेता हूं तो ये भी क्या होगा? x होगा, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये x हुआ तो ये भी x होगा। तो आपको पता है कि x plus 90 इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम बराबर 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने x की वैल्यूज निकाली कितना? 45 डिग्री, और ये भी कितना? 45 डिग्री। अब देखिए जब दोनों वैल्यूज 45 हो गया तो अब बताइए हमें क्या निकालना है? sin 45 डिग्री की वैल्यू। तो आपको पता है sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं इस वाले एंगल को लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा। आपको परपेंडिकुलर बेस पे पता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता है, तो चलिए हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो सबको पता है हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो AC इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये बनेगा अंडर रूट 2a स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा रूट 2 इनटू a। तो ये हो गया रूट 2, ये कितना हो गया? रूट 2, ठीक है ना। हाइपोटेनस आ गया। अब देखिए सबसे पहला sin 45 निकालना है। तो sin 45 किस वाले एंगल को लो चाहे इस वाले एंगल को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसको 45 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो a अपॉन रूट 2a, a से a कैंसिल और कितना आ गया? 1 अपॉन प्रूफ हो गया। और आपको पता भी है कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2। उसी तरह से बच्चों cos 45 देखिए, तो cos 45 b अपॉन h होता है। इस वाले एंगल को लेंगे तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, a अपॉन रूट 2a, और ये a से a कैंसिल हो गया और ये भी कितना आ गया? 1 अपॉन रूट 2। sin 45 और cos 45 दोनों इक्वल होते हैं, देख लीजिए 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। उसी तरह से अगर हम बात करें tan 45 की, तो tan थीटा क्या होता है बच्चों? p अपॉन b। तो tan 45 अगर इसको मैं थीटा लेता हूं तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस a अपॉन a एंड दिस इज इक्वल टू 1। और आपको पता है tan 45 1 होता है। तो इसी तरह से आप 45 डिग्री वाले एंगल के वैल्यूज को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सारा प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा और आप बड़े आसानी से कर ही लोगे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आपने 30 डिग्री की वैल्यू प्रूफ कर दी, 60 डिग्री की वैल्यू प्रूफ कर दी, 45 डिग्री की वैल्यू प्रूफ कर दी, सर आपने 90 डिग्री का वैल्यू नहीं प्रूफ किया, सर आपने 0 डिग्री का वैल्यू नहीं प्रूफ किया। बच्चे का पूछना जायज है, लेकिन बच्चों मैं बता नहीं सकता उसको। हाँ, ये एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा कि sin 90 को मैंने अभी प्रूफ क्यों नहीं किया।
sin 90 इक्वल टू 1 होता है, इस बात को मैं अभी प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन sin 90 इक्वल टू 1 होता है, इस बात को मैं चाह करके भी ये प्रूफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्रूफ कर सकता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आपसे 10th लेवल में sin 90 की वैल्यू 1 प्रूफ करो ये नहीं पूछेगा, sin 0 का वैल्यू 0 होता है ये प्रूफ करो ये भी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा आपको खुद समझ में आ जाएगा, अभी आप बढ़िया है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया ABC, ये 90 हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है ना। चलिए, सबको पता है बच्चों कि sin थीटा क्या होता है, देखो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। किसी राइट ट्रायंगल में sin थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाता है। जरा सोचिए ना, जिस दिन थीटा 90 हुआ, जिस दिन थीटा 90 हुआ तो ये बनेगा sin 90, और sin 90 इक्वल टू तो मैं p अपॉन h ही रखूंगा, नहीं रखूंगा क्या। अब बताइए आप sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप रखोगे sin 90 की वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू p अपॉन h। अब ये कैसे जंप करके इधर आएगा तो देखिए क्या हो गया p इक्वल टू h। अब बच्चा बोलेगा अरे सर ये तो चमत्कार हो गया, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। क्या हुआ सर, ये देखो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गए। और बच्चों ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नेवर। तो बच्चा पूछेगा कि इसका मतलब सर sin 90 का वैल्यू 1 गलत है, मैं बोलूंगा नहीं ये गलत है। तो बच्चा पूछेगा तो सर sin थीटा इक्वल टू p अपॉन h गलत होगा तब, तो नहीं ये भी गलत है, दोनों सही। तो सर है क्या, सुनो ध्यान से सुनना, क्या है क्या लॉजिक है आपको सुनना। देखो sin थीटा इक्वल टू p अपॉन h, बच्चों ये sin थीटा का एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है, ये sin थीटा का एक्चुअल मीनिंग p अपॉन h नहीं होता है, ये काम चलाऊ फॉर्मूला है। कैसा है, काम चलाऊ, आपकी गाड़ी खिंचा सके 10th लेवल तक, ठीक है ना, वो काम चलाऊ फॉर्मूला है। देखिए आप यहाँ पे फंसे कि नहीं फंसे। अगर आपको sin 90 की वैल्यू प्रूफ करनी है तो आप p अपॉन h का कॉन्सेप्ट लगा के करोगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गए। या इस तरह का दुनिया में कोई ट्रायंगल ही नहीं होता है, ऐसा कभी राइट ट्रायंगल देखो क्या जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कभी इक्वल हो जाए, इट इज नेवर पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल ही नहीं। आ रहा समझ में। तो बच्चों इस चीज को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अभी sin थीटा का एक्चुअल मीनिंग नहीं बताया कि sin थीटा एक्चुअल में होता क्या है, cos थीटा एक्चुअल में होता क्या है। इस बात को मैं 11th क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जिनको भी जानना होगा कि sin 90 इक्वल टू 1 कैसे होता है, sin 0 इक्वल टू 0 कैसे होता है, अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को जरूर देखिए, मेरे 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को आप जरूर देखिए। आ समझ में। हालांकि बच्चों मैं अभी अपलोड वीडियो नहीं कर रहा हूँ 11th क्लास का, बट मैं करूंगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, समय लगता है इन सब चीज़ों को करने में, ऐसा नहीं कि कभी भी रिकॉर्ड कर दिया और कैसे भी डाल दिया, थोड़ा समय लगता है। तो आप पेशेंस रखिए, मैं जरूर करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो 11th क्लास का, और वहाँ पे देखिएगा आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि sin 90 इक्वल टू 1 क्यों होता है और sin 0 इक्वल टू 0 क्यों होता है। तो ये बात समझ में है आपको, ये कैसा फॉर्मूला है, ये गलत भी नहीं है, ये काम चलाऊ फॉर्मूला है। अरे समझ में, इससे आपका काम चल जाता है। लेकिन sin थीटा की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 11th क्लास में। अभी मैं मजबूर हूं, मैं अभी कर ही नहीं सकता। आ रहा समझ में। तो बच्चों वेट करें, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो वेट करें, 11th क्लास के वीडियो का जरूर आएगा और आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना, आपको 100% क्लियर होगा। आ रहा समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने sin 90 इक्वल टू 1 और sin 0 इक्वल टू 0 क्यों नहीं पूछा। क्लियर, मैं सारे वैल्यूज को वहां पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। अच्छा एक बात, ये जो काम चलाऊ फॉर्मूला दिख रहा है, ये काम चलाऊ फॉर्मूला उसी से आता है, समझे।
वो जो साइन थीटा का मैं एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा, एक्चुअल साइन थीटा की जो मैं एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा, उसी एक्चुअल मीनिंग से ये साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच निकल करके आता है। आरा समझ में, उसी मीनिंग से ये निकल करके आता है। आप देखना एकदम आपको फील आ जाएगा, आरा समझ में एकदम महसूस करोगे चीजों को। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। जो बच्चे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे मेरे 11th क्लास के वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे 10th लेवल में जितनी वैल्यूज थी प्रूफ करने लायक, उन सारे वैल्यूज को मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया जो हमारे 10th लेवल में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब इन सब में मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। तो आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन है। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सारी वैल्यूज याद होती वो आसानी से बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस पे, डायरेक्ट वैल्यूज पे, और आरटी समझ दिया। हालांकि एनसीईआरटी में उतने क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, तो आप अगर याद करना चाहते हो टेबल को तो इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो होगा क्या कि इन सब क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बार बार आपको, जैसे साइन 60 की वैल्यू आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, तो ऐसे क्या होगा ना कि जब एक चीज का बार बार रिपीटेशन होगा तो वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आरा समझ ना, तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जो याद करने का मैंने तरीका बताया वो तो बताया ही है, लेकिन आप इनमें प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मुझे आता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना, प्रैक्टिस करना है, आता है तो नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना यार, बहुत आसान है ये तो। चलिए फर्स्ट वाला मैं करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। साइन 60 डिग्री, सबको पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2 इनटू cos 30 डिग्री। तो बच्चों को पता है cos 30 भी कितना होता है, √3/2, पता है ना। अरे बता ना, साइन 60 भी √3/2 और cos 30 भी कितना, √3/2 प्लस साइन 30 1/2, और बताओ cos 60 कितना, ये भी होता है 1/2। आइए √3 × √3 कितना, 3 कितना, 2 × 2 कितना, 4 प्लस 1/4। अब इस कैल्सियम लोग तो ये आएगा 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो, और इस तरह से पुट करके sin 30 tan 45 इसका वैल्यू पुट करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, मैं इसको नहीं करूंगा। इसको करना मतलब समय की बर्बादी, आलस में कुछ खुद से भी किया करो, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं। देखिए ये दो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए इनको मैं करता हूँ, आप समझिएगा जरा। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 sin 3x इक्वल टू √3 वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ। फर्स्ट देखिए दिया हुआ क्या है कि 2 sin 3x ये किसके बराबर है, √3 के बराबर। बच्चों 2 sin 3x इक्वल टू √3, अच्छा ठीक है। जब 2 sin 3x इक्वल टू √3 है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में ना इसको इधर ले, तो बताओ क्या होगा, sin 3x इक्वल टू ये बनेगा √3/2। अब इसे सॉल्व करना है, जरा समझिएगा। जब तक भी इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाए, sin हो, cos हो, tan हो, कुछ भी हो, तो देखिए करते क्या, जैसे sin 3x इक्वल टू √3/2 है तो आप ऐसे सोचोगे कि हाँ sin कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, बताओ। मैंने आपको टेबल में बताया कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो बच्चों अगर यहाँ पे √3/2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि sin 3x इक्वल टू sin 60 डिग्री। sin 3x इक्वल टू कितना, sin 60 डिग्री। अब देखिए, अब अगर sin 3x इक्वल टू sin 60 डिग्री है तो बच्चों ये दोनों तभी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब 3x किसके बराबर हो जाए, 60 के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये इक्वल होगा if 3x इक्वल टू कितना डिग्री, 60। अगर 3x 60 है तो बताइए x इक्वल टू कितना होगा, 60/3 यानी कितना, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। यार सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था पहला। अब सुनिए
मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ, जो बिगिनर्स, जो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट बार पढ़ते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों के सामने ये सिनेरियो क्रिएट हो गया कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, ऐसा कोई सिनेरियो आ गया, साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो बच्चे करते क्या है कि सर डरते हैं साइन से साइन कट जाएगा और ए इक्वल टू हो जाएगा। सारे बच्चे नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने ऐसे करते हुए देखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को कि ऐसा भयानक गलती ना करें। ऐसा गलती करके आप खुद का तो बेइज्जती कराओगे ही, मेरा भी बेइज्जती कराओगे कि किस नारायण मास्टर से पढ़ के आया है तुम कि साइन ए इक्वल टू साइन बी होगा तो ए बराबर बी हो जाएगा। और असल में तो बच्चे ऐसा गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी है तो अगर आप साइन से साइन कैंसिल कर रहे हो, इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है साइन और इंटू ए, मतलब ये एंगल है इसके प्रोडक्ट में, और यहाँ पे साइन और इंटू बी, मतलब ये बी एंगल के प्रोडक्ट में। तो ऐसा होता है क्या? मैंने आपको ऐसे बताया क्या कि एंगल में साइन के साथ प्रोडक्ट होता है, ऐसा बताया क्या कभी? नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। साइन एक अलग टर्म है, और समझे, साइन एक अलग टर्म है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो बच्चों से यही मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि जब तक भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो तो आप ऐसा ना बोले कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा गलती बच्चा करता है, मैंने देखा है कितनी बार। ठीक है ना? तो आप कैसे बोलोगे? बोलना समझो, आप ऐसे बोलोगे अगर साइन ए साइन बी के बराबर है, सुनना ध्यान से, साइन ए साइन बी के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब साइन ए साइन बी के इक्वल तभी होगा जब a इक्वल टू क्या हो जाए? b हो जाए। लिख दे रहा, इट इज पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू b। ये तभी पॉसिबल है जब एंगल a और एंगल b दोनों इक्वल हो जाए। आ रहा समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये वाला भयानक गलती नहीं करना है। आप ऐसे बोलोगे कि साइन a इक्वल टू साइन b है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a और b इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर मान लीजिए tan a इक्वल टू tan b आ गया, ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो गया, तो आप बोलोगे tan a और tan b तभी इक्वल होंगे जब a और b क्या हो जाएगा? इक्वल। तो आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट मैं कहना क्या चाहता हूं? क्लियर है? ऐसा गलती नहीं करोगे आप, ऐसा गलती कभी मत करना। ऐसे बोल करके आप मेरा बेइज्जती करोगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हो। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन है कि tan a plus b इक्वल टू √3, tan a minus b इक्वल टू 1/√3, जहां a plus b जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में, देन फाइंड a and b। ये क्यों लिखा है? देखिए a plus b मतलब ये tan के साथ जो एंगल जुड़ा है ना, ये एंगल है। क्योंकि हमें 10th लेवल में, हमारे 10th लेवल में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। और समझे, इसीलिए बोला है कि a plus b मतलब ये जो एंगल होना चाहिए 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। सबको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है। वैसे एंगल जो 0 से 90 के बीच में होते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। और हम 10th लेवल में एक्यूट एंगल की ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना? 0 से 90 तक की बातें होती हैं हमारे 10th लेवल में, ठीक है? इसी वजह से लिखा है कि a plus b 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, tan a plus b इक्वल टू दिया है कितना? √3। तो मैंने क्या बोला? यही सिनेरियो है। तो देखिए आप ऐसे सोचो कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो आप क्या बोलोगे कि tan a plus b इक्वल टू √3 को मैं लिख दूंगा tan 60। अरे लिखूंगा ना, √3 इक्वल टू कितना? tan 60। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल कब होंगे? ये इक्वल तभी होंगे जब a plus b कितना हो जाए? 60 डिग्री के बराबर। बच्चों जब a plus b 60 हो जाएगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है इन दोनों के इक्वल होने। ये बड़ा हमारा क्वेश्चन नंबर बना। उसी तरह से दूसरा क्या दिया? दूसरा डाटा है कि tan a minus b इक्वल टू कितना? 1/√3। अच्छा ठीक है, आप सोचोगे कि 1/√3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है? आपको पता है tan 30, यानी यहां से लिखो कि tan a minus b इक्वल टू कितना? tan 30 डिग्री। तो बताइए यहां से a minus b कितना है? a minus b इक्वल टू आया 30 डिग्री। ये बना इक्वेशन नंबर 2।
देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व करना है। क्या करिए आप, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो बताइए 1 कितना है, 1 है a + b = 60 डिग्री और 2 है a - b = 30 डिग्री। दोनों को मैंने ऐड किया, ये प्लस b माइनस b 67, a प्लस a कितना 2a एंड 60 + 30 कितना 90। अच्छा जब 2 = 90 है तो बताओ a = कितना, ये उधर गया जब करके 90 अपॉन कितना 45 डिग्री। एंगल a की वैल्यू कितनी आ रही 45 डिग्री। b निकालना है, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में पुट कर दो। तो चलिए 1 में पुट कर, पुट a = 45 डिग्री, a = 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में एंगल a की वैल्यू पुट करो तो 45 प्लस b = 60। तो बताइए b = कितना होगा 60 - 45 यानी कितना 15 डिग्री। तो बच्चों यहां से a और b निकल गया, a आया 45 डिग्री और b आया 15। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया आज वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और बच्चों अब आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप एनसीईआरटी उठाइए, पहले एनसीईआरटी कीजिए। एनसीईआरटी करने के बाद जो बच्चे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा वो 10th क्लास की आरडी शर्मा बनाए, ठीक है ना, उसको बनाइए, उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो ये दो बुक आपको जरूर बनाना है, ठीक है। अच्छा जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी बनाना चाहते हैं वो एनसीईआरटी बनाए, मैं उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ जिन बच्चों को थोड़ा अच्छा करना है तो उनको आरडी शर्मा भी बनाना होगा। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी और सेकंड आरडी शर्मा। तो आप दोनों बुक को पहले लेकर के चलो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं 10th लेवल का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसमें मैं आप पे ज्यादा बोझ नहीं दे रहा, ठीक है ना। बस आप इतना कर लीजिए एनफ है, ठीक है ना। हाँ जिन बच्चों को कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन करना है उनके लिए तो मैंने बताया है, उनके लिए तो मैं बस वो चिंता ना करें, थोड़ा सा सब्र रखें, सब होगा, धीरे धीरे होगा, सब होगा, क्योंकि ये सारा चीज करने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं कि मैं कैसे भी वीडियो डालूं, आ रहा समझ में। तो इसलिए बच्चों हमारे पास का लेक्चर आएगा और जो बच्चे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी लेक्चर आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखें। अभी आप अपने बेस को तैयार कीजिए। अभी जितना मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ पहले एनसीईआरटी आरडी शर्मा पूरे अच्छे तरीके से बना लीजिए, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। और जब एक बार बच्चा नींव मजबूत हो गया ना, फिर मैं तो कितना भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा, बस तुम तैयार रहना। आ रहा समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।